हेलो एवरीवन। आज हम कुछ मेजर आर्टिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं एनवायरनमेंट के, जो इस वीक आपके न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिले हैं। एंड बात की जाए तो आज हमारा सबसे पहला आर्टिकल रहेगा इंटीग्रेटेड फोरम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ट्रेड। इसके बाद दूसरे आर्टिकल में हम टाइगर सफारी के बारे में डिस्कस करेंगे। तीसरे आर्टिकल में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट क्लाइमेट फाइनेंस एक्सेस नेटवर्क प्लस, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। COP30 की एक इंपॉर्टेंट आउटकम रही है। देन स्टेट ऑफ जो क्रायोस्फीयर है, इसके बारे में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, वी गोना टॉक अबाउट दिस। बेलम एक्शन प्लान फॉर हेल्थ एंड क्लाइमेट अडेप्टेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, COP30 का ही आउटकम रहा है ये। देन ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो रिसेंटली रिलीज हुई है। देन अष्टमुडी लेक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट आर्टिकल बायोमास पेलेट्स के बारे में रहेगा। तो आइए एक एक करके इन आर्टिकल्स को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आर्टिकल की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता होगा अभी COP30 की जो मीटिंग चल रही है ये ब्राजील में चल रही है। ब्राजील में एक जगह है बेलम, इस एरिया में इस मीटिंग के अंदर एक मेजर इनिशिएटिव लिया गया। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज की डेट में जो ट्रेड है वो बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेड देखने को मिल रही है। अब रीजन बीइंग, एक तो ये जो यूक्रेन का वॉर का क्राइसिस हुआ, वेस्ट एशिया का क्राइसिस हुआ, ये तो रीजन है ही है। बट कहीं ना कहीं अब जैसे यूरोपियन यूनियन ने बहुत स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल लॉज को अपने इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया, एंड जिसकी वजह से उनके वहां पर कंपनीज जो थी वो अपनी प्रोडक्शन आउटसाइड यूरोप ले गई। अब इससे यूरोप में बहुत लार्ज स्केल आप कह सकते हो अनएम्प्लॉयमेंट आ सकता था। तो गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को डेवलप किया कि अगर कोई नॉन यूरोपियन कंट्री यूरोप में कोई सामान बेच रहा है और उसमें इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया गया तो इनको कुछ पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। अब इससे डेवलपिंग कंट्रीज जो है उन्हें यह प्रॉब्लम हुई कि उनके जो ट्रेड है वो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे पहुंच गई। एंड अब इन्होंने कहा कि भैया ये तो जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है इसके प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाता है, जो कि कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करता है। अब यहां पे क्या है कि जो हिस्टोरिकली एमिटर है कार्बन के, उनको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात की गई है, एंड जो डेवलपिंग नेशंस हैं जो अभी इंडस्ट्रियलाइज हो रहे हैं उनको कम रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी। बट दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम है कि क्लाइमेट चेंज को रोकना है। तो ऐसे जो डिस्प्यूट आ रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए एक इंटीग्रेटेड फोरम बनाने की बात की गई है ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ट्रेड। इसमें अगर हम बात करें तो पॉलिटिकली हम सपोर्ट करेंगे एक ऐसा प्लेटफॉर्म को जहां पर नेशंस आके डिस्कस कर सके उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हो ट्रेड से रिलेटेड एंड जो क्लाइमेट पॉलिसी है उससे रिलेटेड। अब इसमें जितने भी मेंबर हैं आपके यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के, वो सभी इसके पार्ट बन सकते हैं। ये हमेशा एक चेयरपर्सन के तौर पे को चेयर रहेगा ब्राजील, एंड एक डेवलप कंट्री इसमें इनका पार्टनर बनेगा। तो ये इंडिपेंडेंट है, आपके UNFCCC के अंडर भी नहीं आएगा एंड WTO के अंडर भी नहीं आएगा। इसमें जो भी एग्रीमेंट होगा वो बाइंडिंग नहीं रहेगा, एंड यहाँ पे डिस्प्यूट को सॉल्व करना इसका पर्पस है। बट कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो कि ये एक पूरी तरह से कंसल्टेटिव प्रोसेस रहेगा, एंड इसमें जो भी नेगोशिएशंस होंगी, जो भी डायलॉग्स वगैरह होंगे, वो कहीं ना कहीं इस फोकस पे होंगे कि जो कंसर्न्स है दोनों कंट्रीज के उनको सॉल्व किया जाए। तो ये आपको पहले आर्टिकल में याद रखना है। मोर ओवर इसका सिग्निफिकेंस ये रहेगा कि ये ट्रेड और क्लाइमेट के बीच में जो आज की डेट में एक डिवाइड देखने को मिलता है आपको उसको कम कर पाएगा। डेवलपिंग कंट्रीज के जो कंसर्न है उनको सॉल्व करने के लिए उन्हें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर पाएगा, एंड इमर्जिंग जो ट्रेड कंसर्न है जैसे कॉम्पिटिटिवनेस का कम होना या फेयर ट्रेड सप्लाई चेन को इंश्योर करना या ग्रीन टेक्नोलॉजी का एक्सेस, उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर पाएगा। ये चीजें हैं जो पहले आर्टिकल में आपको याद रखनी थी। अब बात करते हैं सेकेंड आर्टिकल की, टाइगर सफारी के बारे में। अब आर्टिकल क्यों इंपॉर्टेंट है? सुप्रीम कोर्ट के पास एक पिटीशन पहुंचती है जहां पे ये कहा जाता है कि भाई जिम कॉर्बेट पार्क के अंदर जो टाइगर सफारी हो रही है वो उसके कोर एरिया में हो रही है, एंड ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को वायलेट करता है। अब यहां पे आपको समझना होगा एक टाइगर रिजर्व दो हिस्सों में बटा होता है, एक होता है कोर एरिया, एक होता है बफर। अब कोर एरिया क्या होता है और बफर क्या होता है? कोर एरिया फुल्ली प्रोटेक्टेड होता है जहां पे कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन अलाउड नहीं है। बफर आपकी रेगुलेटेड है, टूरिज्म को वहां पर आप प्रमोट कर सकते हैं, रिसर्च को प्रमोट कर सकते हैं।
ट्रांजिशन जोन ह्यूमन सेटलमेंट के लिए अलाउड है एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जैसे एग्रीकल्चर बट विदाउट यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स मशीन्स आप कर सकते हैं एंड कुछ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट वगैरह को भी आप यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं। तो कहते हैं कि भाई ये जो कोर एरिया है ये बहुत ज्यादा क्रूशियल है किसी भी टाइगर रिजर्व के को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे अभी आपको किसी भी तरह की जो सफारी है उसको अलाउ नहीं करना है। तो यहाँ पे कहा गया कि भाई देखो सबसे पहले तो आप जोनिंग करो, कोर और बफर एरिया को सभी स्टेट को 1 साल के अंदर नोटिफाई करना होगा। वैसे तो मैं आपको ये कहूंगा कि आपको नोटिफाई करना है 6 महीने के अंदर, बट जो इको सेंसिटिव जोन है जो आपका जोन ऑफ ट्रांजिशन कहलाता है इसके लिए आपको 1 साल तक का समय दिया गया है। तो इन टोटल दोनों को मिला के एक को 6 महीने दिया गया, एक को 1 साल का टाइम दिया गया है। टाइगर कंजर्वेशन प्लान हर स्टेट अपना प्रिपेयर करेगी 3 महीने के अंदर एंड नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ये इंश्योर करेगी अपनी स्टीयरिंग कमेटी के थ्रू कि ये प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया गया है। देन यहां पे बैन किया जाता है कि आप कभी भी कोर एरिया या क्रिटिकल हैबिटेट के अंदर कोई भी नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस के लिए इस लैंड को यूज नहीं कर सकते हो एंड यहां पे बफर एरिया में ही आप सफारी कंडक्ट कर सकते हैं। तो सफारी आपकी बैन कर दी है कोर और क्रिटिकल एरिया में, बफर एरिया में अलाउड है बट यहां पे भी आपको रेस्क्यू सेंटर देना होगा, उसके बिना नहीं। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करोगे तो बेटर रहेगा यहां पे। देन ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के लिए यहां पे कहा गया कि भाई देखो ये नेचुरल डिजास्टर का ही पार्ट बनाओ इसे एंड 10 लाख रुपए उन लोगों को दो जो इस तरह के जो भी आपकी टाइगर या किसी के जंगली जानवर के द्वारा मारे जाते हैं, तो उसको यहाँ पे उसकी फैमिली को 10 लाख का मॉनेटरी सपोर्ट आप प्रोवाइड करो। फिर यहाँ पे मॉडल गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करने की बात की है कि भाई नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ये गाइडलाइंस लेके आएगी ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को कैसे मिटिगेट करे एंड स्टेट उसे इंप्लीमेंट करेगी अगले 6 महीने के अंदर जैसे ये गाइडलाइंस आ जाती है। अब यहाँ पे कमर्शियल माइनिंग, पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, मेजर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, जो आपकी एग्जॉटिक स्पीशीज है इनको इंट्रोड्यूस करना या लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट को लेके आना या फायरवुड्स को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना, ये सभी चीजें आपकी यहाँ पर बैन की जाएंगी। एंड इवन जो टूरिज्म होगा वो इको टूरिज्म होना चाहिए, बहुत ज्यादा नंबर में लोग ना आए। होटल्स अलाउ किए जाएंगे बट नेशनल टाइगर कंजर्वेशन की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली, इस अथॉरिटी को यहाँ पे जो गाइडलाइंस इशू करेगी उसके अकॉर्डिंगली। वाटर यूज अलाउ है, फेंसिंग अलाउ है, रोड वाइडनिंग कर सकते हो बट परमिशन के साथ। नाइट के टाइम पे किसी भी व्हीकल की मूवमेंट अलाउ नहीं की जाएगी, बस इमरजेंसी केसेस में ये अलाउ की जाएगी। अब ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, जहां पे आपको कॉन्फ्लिक्ट के अंदर लाइफ, क्रॉप, लाइफ स्टॉक या प्रॉपर्टी का लॉस देखने को मिलता है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। आइए अब बात करते हैं क्लाइमेट फाइनेंस एक्सेस नेटवर्क के बारे में। अब देखो बेलम में जो ये ब्राजील के अंदर मीटिंग चल रही है इसमें एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया जो कि होस्ट करेगा आपका ग्रीन क्लाइमेट फंड। अब इसको ग्रीन क्लाइमेट फंड की जो रेडीनेस प्रोग्राम है उसके अंडर डाला गया। अब यहां पर ये है क्या, आप पहले ये समझिए। सबसे पहली बात, यहां पे हम एक कंट्री ड्रिवन प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं जहां पे आप नेशनल क्लाइमेट प्रायोरिटीज को एक प्रोग्राम के अंदर एक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम फ्रेमवर्क के अंदर चेंज कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से आपकी आने वाले सालों में क्या पॉलिसी है जिससे आप क्लाइमेट चेंज को रोकेंगे, आप एक रोड मैप प्रोवाइड करेंगे और लोग आके उसमें इन्वेस्ट कर सके। अब इसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, इंटरनेशनल और लोकल स्टेक होल्डर सभी आके आपके पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब यहां पे इसका मेजर रोल क्या रहेगा, जैसे इंडिया जैसी कंट्री है, इंडिया जैसी कंट्री को नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को फुलफिल करने के लिए ये हेल्प करेगा एंड कहीं ना कहीं जो क्लाइमेट फाइनेंस स्ट्रैटेजी है उसके साथ भी अलाइन करेगा, क्योंकि जब आपके पास टेक्नोलॉजी और फाइनेंस आएगा तभी आप इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। अब ये जो रेडीनेस एंड प्रोप्रायरिटी सपोर्ट प्रोग्राम है ये एक्चुअल में कैपेसिटी बिल्डिंग, स्ट्रेंथनिंग ऑफ गवर्नेंस का एक प्रोग्राम है जहां पर हम प्लानिंग को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं कि वो एक क्लाइमेट एक्शन के ऊपर आए। मतलब अभी तक क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बट ग्रास रूट लेवल पे कोई बहुत मेजर आपको आउटकम नहीं देखने को मिल रहा है। तो वो आउटकम इंश्योर करने का काम ये करेगा। तो इसमें क्लाइमेट फाइनेंस के एक्सेस को बेटर किया जाता है, नेशनल क्लाइमेट इंस्टीट्यूशंस को और ज्यादा कैपेसिटी बिल्डिंग करके स्ट्रेंथन किया जाता है। मोर ओवर लो एमिशन क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट के ऊपर यहाँ पे फोकस किया जाता है। अब बात की जाए ग्रीन क्लाइमेट फंड की, तो 2010 के अंदर जो कॉन्कन समिट हुई थी COP16 उसमें इसे अनाउंस किया गया था एंड इसमें डेवलपिंग कंट्रीज को उनके एनडीसी टारगेट को अचीव करने के लिए फंडिंग प्रोवाइड की जाती है एंड साथ के साथ लो एमिशन टेक्नोलॉजी का एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है।
ये वन ऑफ द लार्जेस्ट आप कह सकते हो मल्टीलेटरल फंड है जो कि क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम से डील करता है। अब स्टेट ऑफ क्रायोस्फीयर की बात करते हैं, इसकी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है। स्टेट ऑफ क्रायोस्फीयर मतलब जो फ्रोजन सॉइल है आपकी, हम उन एरियाज की बात कर रहे हैं, चाहे हिमालयाज हो चाहे आपके पोलर एरिया। तो कहते हैं जो आइस शीट है, खासकर ये जो ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका वाली, कहते हैं यहां पे आपकी 4 गुना आपको 1990 के बाद से आइस शीट रिड्यूस होती हुई दिख रही है। मोरओवर सी लेवल इससे राइज हो रहा है, कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर इंपैक्ट होगा, एग्रीकल्चर इंपैक्ट होगा, लोगों का लाइवलीहुड इंपैक्ट होगा, एंड सुंदरबन जैसे एरियाज जो कि लो लाइंग एरियाज है वो सबमर्ज कर सकते हैं वाटर के अंडर। माउंटेन एंड ग्लेशियर्स की बात की जाए, स्नो एरियाज की बात की जाए, तो 273 गीगाटन आपका हर साल आइस का लॉस हो रहा है। पिछले 23 सालों में हमें ये देखने को मिला है। एंड वाटर सिक्योरिटी के ऊपर असर पड़ेगा, एग्रीकल्चर के लिए, इरिगेशन के लिए पानी नहीं बचेगा, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के जो कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, एंड मोर ओवर ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड जैसी प्रॉब्लम, फ्लैश फ्लड जैसी प्रॉब्लम और ज्यादा आपकी कॉमन हो जाएगी। सी आइस यानी आर्टिक और अंटार्कटिक की बात की जाए तो यहां पर भी इसकी थिकनेस आपकी रिड्यूस हुई है अप टू 40 to 60%। एंड इसमें जो आर्टिक एरिया है वो ग्रीन कवर इंक्रीज होने की वजह से वहां पे टेम्परेचर आपका बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, 3 से 4 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर राइज हो रहा है इस एरिया में, जो कि पोलर बायोडाइवर्सिटी के लिए एक खतरा है। जैसे पोलर बियर और सील जैसी प्रजाति आपकी विलुप्त हो जाएंगी। अब इसमें जो वेदर पैटर्न है इसके ऊपर भी असर पड़ेगा, खासकर आपके हीट वेव, मॉनसून, साइक्लोन, एंड ये जो पैटर्न्स हैं इन्वायरमेंट के, क्लाइमेट के, ये पूरी तरह से चेंज हो जाएंगे। पोलर ओशन की बात की जाए तो इसमें एसिडिफिकेशन इंक्रीज होने की वजह से अटलांटिक ओवरटर्निंग सर्कुलेशन के ऊपर असर पड़ेगा, जो कि मॉनसून को इंपैक्ट करेगा। परमाफ्रॉस्ट भी लगभग 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया से कम हो चुका है ओवर अ डेकेड ऑफ टाइम, और इसमें जो स्टोर्ड आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन थी वो रिलीज होगी एटमॉस्फेयर में। तो इससे एनवायरनमेंट का पॉजिटिव फीडबैक साइकिल एक्टिवेट होगा, जिससे और ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग आपकी तेज होगी। अब कहते हैं कि भाई देखो, क्लाइमेट चेंज और हेल्थ हैंड इन हैंड चल रहे हैं, और प्रॉब्लम इससे इंक्रीज हो रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से हेल्थ की। तो यहां पे बेलम के अंदर हमने बेलम एक्शन प्लान ऑन पब्लिक हेल्थ फॉर क्लाइमेट अडेप्टेशन इसको लॉन्च किया। अब इसमें क्या है कि हम फोकस कर रहे हैं कि हेल्थ सिस्टम को कैसे इंटीग्रेट कर सके क्लाइमेट चेंज एजेंडा के साथ, ताकि हेल्थ सिस्टम को हम स्ट्रेंथन कर सकें और इसमें एक क्लाइमेट रेजिलियंस को हम इंट्रोड्यूस कर सकें। तो सबसे पहले कहते हैं कि भाई आपको हेल्थ इक्विटी और क्लाइमेट जस्टिस को इंश्योर करना पड़ेगा। जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है, जैसे मैं और अंबानी और एक इंसान जो डेली वेजर है, हम तीनों के ऊपर क्लाइमेट चेंज का एक डिफरेंट असर पड़ेगा। माइट भी अंबानी इसके ऊपर कम पड़े, मुझ पे थोड़ा उनसे रिलेटिवली ज्यादा पड़े, और मुझसे भी ज्यादा उस इंसान के ऊपर असर पड़ेगा जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा है। तो कहते हैं कि वनरेबल पॉपुलेशन की जो प्रॉब्लम है वो और ज्यादा इंक्रीज होगी, खासकर जो लो इनकम ग्रुप है, खासकर जो डेली वेजर्स हैं, वुमेन, चिल्ड्रन एंड इंडिजिनस पीपल। तो कहते हैं कि भाई ये कहीं ना कहीं आपको समझना होगा और इस अकॉर्डिंगली अपनी हेल्थ पॉलिसीज को डिजाइन करना होगा। लोकल जो बॉटम अप अप्रोच है उसको आप लेके आइए, जिसमें इंक्लूसिव ग्रोथ को आप प्रमोट कीजिए, कम्युनिटी बेस्ड सोल्यूशन को आप इंट्रोड्यूस कीजिए, एंड इसमें जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे पावर हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट हो गया, या आपकी कॉमर्स मिनिस्ट्री, इन सबको आप लेके आइए। एंड आप कोशिश कीजिए, जैसे हेल्थ की मिनिस्ट्री है, इन्वायरमेंट की मिनिस्ट्री है, डिजास्टर के सेक्टर में जो वर्क कर रहे हैं, उन सबको आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए आप इंश्योर कीजिए। देन यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन क्या रहेगा? देखो, सबसे पहले तो आप सर्वेलेंस सिस्टम ठीक करो, अर्ली वार्निंग सिस्टम आपका अच्छा होना चाहिए, जिससे डिजास्टर्स का पहले पता लग सके। जैसे हीट वेव हो रही है, वेक्टर बॉर्न डिजीज कोई फैल रही है, या एयर पोल्यूशन, वो आपको पहले से पता हो। एंड इसको आप इंटीग्रेट करो डाटा प्लेटफॉर्म्स के साथ, एंड कहीं ना कहीं एक एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग को प्रमोट करो। अब इसमें रियल टाइम रिपोर्टिंग होगी तो आपकी पॉलिसी और ज्यादा अलाइन होगी। देन एविडेंस बेस्ड पॉलिसी को आप कैसे इंश्योर कर सकते हो कि भाई देखो, आपको पता लगा कि हेल्थ के ऊपर नेगेटिव असर पड़ रहा है इसका, लेट्स से हीट स्ट्रोक हो रहे हैं लोगों को, तो अपने जो हेल्थ वर्कर्स है उनको अपस्किलिंग करो कि इस तरह की प्रॉब्लम से आप कैसे डील कर सकते हैं। मोर ओवर जेंडर रिस्पॉन्सिवनेस को आपको प्रमोट करना होगा, एंड इक्विटी ड्रिवन हेल्थ पॉलिसी लेके आनी होगी, जहां पे जो वनरेबल सेक्शन है, आप ये मान के चलो कि द लास्ट मैन स्टैंडिंग इन द क्यू मस्ट बी फोकस्ड, एंड उसके अकॉर्डिंगली आप पॉलिसीज को अपनी डिजाइन करो। देन इनोवेशन के ऊपर आप फोकस करो, जैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसे कैसे एनवायरमेंट रेजिलिएंट बना सकते हैं। अब हेल्थ में भी अब जैसे एमआरआई रूम है, बहुत ज्यादा
ठंडा रखना पड़ता है हमें, तो अब ऐसे केसेस में आपको बहुत ज़्यादा पावर यूज़ करनी पड़ेगी। तो लो कार्बन एमिशन, क्लाइमेट स्मार्ट हेल्थ केयर, इसके ऊपर आप फोकस करो एंड कोशिश करो एक जस्ट ट्रांजिशन को आप प्रमोट कर सको। तो फाइनेंस की बात की जाए तो फिलैंथ्रोपिस्ट से तो आ ही रहा है, बट उसके अलावा आपकी गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से भी ये फंड्स आपके आ सकते हैं। अब बात करते हैं ग्लोबल कार्बन बजट की। अब देखिए, ये ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट था, इसने ये रिपोर्ट रिसर्च करी है, जो आपका इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, वो इस रिपोर्ट को अपने असेसमेंट में इंक्लूड करता है। तो ये एनुअल बेसिस पे बताता है कि भाई आपका कार्बन एमिशन क्या रहा। तो अभी ये कहा जाता है कि भाई टोटल इंडिया का जो कार्बन एमिशन है दैट इज समवेयर अराउंड 3.2 बिलियन टन। थर्ड लार्जेस्ट कार्बन एमिशन रहा है आफ्टर लाइक सबसे ज्यादा चाइना का, देन यूएस का, एंड देन हम आते हैं। बट आज भी हमारा पर कैपिटा एमिशन बहुत कम है, दैट इज समवेयर अराउंड 2.2 टन के आसपास। अब बात आती है कि ग्रोथ रेट कितना देखने को मिला, 1.4%। क्यों बहुत ज्यादा नहीं है ये? बिकॉज मॉनसून अच्छा खासा रहा, जिससे गर्मियां इतनी ज्यादा गर्म नहीं रही, एंड मोर ओवर रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हमारी इंप्रूव हुई है। बट कहा जाता है कि भाई ग्लोबल कार्बन एमिशन अभी भी बहुत ज्यादा हुआ है इस साल, जिसमें 37 बिलियन डॉलर कहीं ना कहीं टन आपकी कार्बन एमिशन हुआ है 2024 में। चाइना ने 32% कंट्रीब्यूट किया, यूएस ने 13 एंड इंडिया ने 8% कंट्रीब्यूट किया। कोल आज भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहा है, लार्जेस्ट सोर्स है आपका कार्बन एमिशन का, ऑलमोस्ट 70% यहीं से आ रहा है। एंड पावर की डिमांड जैसे जैसे आगे इंक्रीज होगी, ये प्रॉब्लम और ज्यादा आपकी इंक्रीज ही होगी। अब बात करते हैं अष्टमुडी लेक की। ये एक आप कह सकते हो कि कोऑपरेटिव बिहेवियर को स्टडी करने के लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया कि कैसे एक आपकी जो ये डॉल्फिन है, ये फिशर्स की हेल्प, फिशरमैन्स की हेल्प करते हैं इस एरिया में। तो अष्टमुडी लेक आपके कोलम डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, केरला के अंदर। ये ब्रैकिश वाटर लेक है, ना तो ये फ्रेश है ना ही सलाइन है, इसके बीच में कहीं आ जाती है। केरला की वेम्बनाड लेक के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट लेक है आपकी, एंड ये रामसर साइट है 2002 के बाद से ही। अब अगर हम बात करें इस साइट की, तो इस साइट की सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि यहां पे इसका नाम जो है अष्टमुडी, ये 8 कोन से निकल के आया है। यहाँ पे 8 अलग अलग डायमेंशन से वाटर आपका आता हुआ दिखता है। कुछ इस तरह की इसकी शेप है, कुछ इस तरह की 8 कोन्स बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ ऐसा स्टार फिश है, और अरेबियन सी से ये कनेक्टेड है एक तरफ से। तो ये गेटवे कहलाता है केरला का, एंड कलाडा रिवर इसके अंदर ड्रेन करती है। यहाँ पे पर्ल स्पॉट फिश जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखनी है। उसके अलावा मैंग्रोव क्रैब, ऑटर्स, वाटर स्नेक, ऐसी कई स्पीशीज आपको देखने को मिल जाती हैं। अब पर्ल स्पॉटेड फिश को क्यों इंपॉर्टेंट बताया? क्योंकि केरला की ये स्टेट फिश है, तो शायद यूपीएससी आपसे इसके बारे में पूछ ले। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बायोमास पैलेट्स, सॉरी। बायोमास पैलेट्स क्या है? देखिए, ये एक आप ये कह सकते हो कि जो आपका बायोमास यानी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, उसको एक पैलेट्स की फॉर्म में, एक आप कह सकते हो कि गोले की फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं, जिसको बर्न करके हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। अब इसमें एग्रीकल्चर वेस्ट जैसे पैडी, ज्वार, सोया, कॉटन, ग्राम स्टॉक्स, हस्क, स्ट्रॉ, ऐसे कई वेस्ट को हम इंक्लूड कर सकते हैं। साथ के साथ अदर बायोमास जैसे ग्राउंडनट शेल्स हो सकते हैं, कोकोनट शेल्स हो सकते हैं, ड्राई लीव्स हो सकते हैं, बैम्बू हो सकता है, इसको भी यूज कर सकते हैं। एंड इवन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को भी इसमें यूज कर सकते हैं एज अ, इसको कंडेंस करके ऑर्गेनिक वेस्ट को हम सिलेंड्रिकल शेप में ढालते हैं, जिसको बाद में को फायर करते हैं हम थर्मल पावर प्लांट में। तो को फायरिंग के लिए यूज किया जा सकता है, हीटिंग एप्लीकेशन में जैसे बॉयलर के अंदर आप इसे यूज कर सकते हो, एंड लाइफ स्टॉक बेडिंग में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो इससे क्योंकि आपका कोल का यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा, तो एयर पोल्यूशन उससे कम होगा, एमिशन कट होगा, एंड रूरल इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा इससे। वैसे हमने को फायरिंग की अगर बात की जाए तो 5% कोल बेस्ड पावर प्लांट में लाइक इंश्योर करने की बात की है, 7% के आसपास हमने को फायरिंग की बात की है दिल्ली एनसीआर में भी। एंड अगर हम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात करें तो उसमें भी इसको एलिजिबल माना गया है कि अगर आप इसे प्रमोट करना चाहते हैं, तो लाइक आप इसका प्लांट एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो आपको बैंक्स जल्द से जल्द लोन देंगे। दीज आर द थिंग्स जो आपको इस आर्टिकल्स में पढ़ना था। आई होप आपको आज की डिस्कशन अच्छी लगी हो। कल मिलते हैं एक नए डिस्कशन के साथ। धन्यवाद।